नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मंत्रिमंडल में किसको लेना है, किसको क्या विभाग देना है, किससे क्या काम लेना है, ये तो प्रधानमंत्री का प्रोगेटिव होता है। लेकिन इस देश में चूंकि मजबूर सरकारें काम कर चुकी हैं, मजबूर सरकारें, जो अलग-अलग तरह के विचारों वाली पॉलिटिकल पार्टियों के कंधों पर सवार होकर के या बैसाखियों के सहारे अपनी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही थी और ऐसी सरकारों को हमने भर-भरा करके गिरते हुए देखा है, ढहते हुए देखा है। बहुत सारी सरकारों का नाम लिया जा सकता है। मोरारजी भाई की सरकार जो 1977 में आई थी इमरजेंसी के बाद, वो भी अपना जो कार्यकाल था पूर्ण नहीं कर सकी। वो गिरी। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए, कांग्रेस के सहयोग से वो भी गिर गई। इसके बाद अगर याद करें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो भी गिरी। फिर चंद्रशेखर की सरकार बनी, वो भी गिर गई। कांग्रेस के ही सहयोग से वो बनी थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अपना कार्यकाल जरूर पूरा किया, लेकिन थी तो वो भी अल्पमत की ही सरकार। कांग्रेस को 232 सीटें आई थी 1991 में। दो फेज में जो इलेक्शन हुए थे, पहले फेज तक तो राजीव गांधी थे, दूसरे फेज से पहले उनकी हत्या हो गई थी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा। और उसके बाद फिर कुछ सहानुभूति वोट कांग्रेस को मिली, फिर भी वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन वो किसी तरीके से अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाई। बाद में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार भी देखी, फिर 13 महीने की सरकार भी देखी। और किस तरीके से उन सरकारों को प्रेशर किया गया, वो कई तरह की दिक्कतें उनके सामने भी आई। और बाद में 5 साल तक उनका कार्यकाल भी देश ने, हमने आपने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी का। लेकिन तमाम तरह की मजबूरियां थी उनके सामने, क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी सीटें थी वो 200 भी नहीं थी। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं है। इस बार तो 240 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की हैं और उनके सहयोगियों की मिलाकर के तो अब 300 से ऊपर चली गई हैं। 303 सीटें इस समय बताई जा रही हैं। बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अल्पमत सरकार के ही प्रधानमंत्री थे दोनों बार। 2004 में तो कांग्रेस की केवल 145 सीटें आई थी, लेकिन वामपंथियों ने, सपा, बसपा, तमाम छोटे-मोटे दलों ने उनको सपोर्ट किया और वो प्रधानमंत्री बन गए थे। 2009 में भी जब भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी को अपना चेहरा बनाया था, तो एक बुरी हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी। 205 सीटें आई थी, फिर भी बहुमत से बहुत दूर थी वो। लेकिन कांग्रेस जिस तरह की बातें कर रही है, 240 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बारे में, वो अपने आप में ये बताता है कि ये अतीत की तमाम घटनाओं और इन्हीं के लिए आई बहुत कम सीटों को किस तरीके से भूल जाने की आदी है या आदत से लाचार है, इससे ये पता चलता है। या कांग्रेस को लगता है कि लोगों की जो स्मृति है वो बहुत छोटी है, इसलिए जैसे जो पाठ पढ़ाएंगे वो पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज जो शाम को शपथ ग्रहण होने वाला है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी इस देश की कमान संभालने वाले हैं, एक इतिहास भी रचने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू के अलावा वो ऐसे एकमात्र विपक्षी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री हो जाएंगे जिन्होंने निरंतरता में तीसरी बार जनादेश हासिल किया है।
2 बार तो भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, 2014 में 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें। इस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत है एनडीए के घटक दलों का। और 2014 में भी 2019 में भी एनडीए की ही सरकार थी, अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला दोनों बार। तो ये निरंतरता में एनडीए की भी तीसरी सरकार है और नरेंद्र मोदी की भी तीसरी सरकार है, जिसको बहुत सारे लोग पचा नहीं पा रहे हैं। तमाम तरह की बातें की जा रही थी और खास तौर से मीडिया के एक बड़े हिस्से में, जैसी मीडिया की आदत है, वही एक नैरेटिव, वही एक आबो-हवा, एक माहौल बनाने की कोशिश कि साहब अब नरेंद्र मोदी उतनी मजबूती के साथ फैसले नहीं ले पाएँगे। अब तो कदम-कदम पर उनको नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। बीच में ये अफ़वाह भी उड़ा दी गई कि साहब स्पीकर पद के लिए टीडीपी जो है वो प्रेशराइज़ कर रही है कि अतीत में अटल जी के समय बाल योगी जो है टीडीपी के स्पीकर रह चुके हैं, तो हमारा फिर दावा बनता है। एक और उदाहरण दिया जाता है कि मनोहर जोशी जो शिवसेना के नेता हुआ करते थे अटल जी के समय, उनको भी स्पीकर बनाया गया था। मतलब जितने मुँह उतनी बातें। और कई बार लगता है कि मीडिया को और कोई काम रह नहीं गया है। और कई बार ये भी लगता है कि जो नरेंद्र मोदी 13 साल, साढ़े 13 साल गुजरात में एज़ चीफ मिनिस्टर, उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो फैसले थे, उनका जो काम करने का तौर तरीका था, वो हमारे आपके सबके सामने ही है। और 10 साल से वो अब देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने जो फैसले किए हैं, उन्होंने जो तेवर दिखाए हैं, बिना किसी प्रेशर के जिस तरीके से गवर्नमेंट चलाई है और बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से बिना हिचक, बिना संकोच के बदला है। लोगों का जीवन स्तर ही नहीं बदला है, बल्कि देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जो ताकतें हैं, उनका भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी को देखने का तौर तरीका भी बदला है। चीन को जिस तरीके से जवाब दिए गए हैं या पाकिस्तान को जिस तरीके से घुस कर के मारा गया है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई है, उसके बाद से उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है कि भारत में कोई मुंबई जैसा बड़ा आतंकी हमला कराया जाए। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अब आतंकवाद को बिल्कुल एकदम लगभग खत्म कर दिया गया है, नक्सलवाद को जिस तरीके से काबू में कर लिया गया है, खत्म कर दिया गया है, कुछ ही समय की बात है, नक्सलवाद इस देश से पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा। आतंकवाद भी लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के बावजूद वो निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। और तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, किसको मंत्री बनाएँगे, कैसा अ, इस बार उनकी सरकार का चेहरा होगा कुल मिलाकर के। और हमेशा की तरह 2014 में भी, 2019 में भी उन्होंने ये काम किया था कि शपथ ग्रहण से पहले वो शपथ लेने वाले अपने सहयोगियों के साथ चाय पर चर्चा करते हैं और वो किस तरह की वर्किंग में, कार्यशैली में विश्वास रखते हैं। और जो दलाल किस्म के लोग होते हैं, जो मंत्री पद की शपथ तो बाद में होती है, उससे पहले ही घेरने की कोशिश करते हैं और धंधेबाजी शुरू कर देते हैं, मिनिस्ट्री में घुस जाते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए और किन-किन चीज़ों से सावधान रहना है और जो एजेंडा है उनका विकास का, उसको किस तरीके से प्रायोरिटी पे रखना है, ये सब चीज़ें बैठ कर के वो समझाते हैं। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी पर या उनके किसी मंत्री पर कोई बड़ा आरोप लगा हो, दाग लगा हो भ्रष्टाचार का, कदाचार का, किसी तरह का, वो ऐसा नहीं है। और विपक्षी दल भी ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए उनकी सरकार के भीतर
भ्रष्टाचार करना या कदाचार करना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो टॉर्च लेकर के घूमते रहे और उनको कभी कोई इस तरह की बात नहीं मिली कि इन पर किसी तरह का आरोप या दाग जो है चस्पा किया जाए। वो राफेल-वाफेल को लेकर के अडानी, अंबानी और ये सब चीज़ें, ये राग तो ये पता नहीं अलापते रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ साबित नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट भी लेकर के गए, वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। तो कहने का आशय ये है कि शपथ ग्रहण से पहले ही एक क्लास लेकर के सबको, छोटे-बड़े, अनुभवी, 2-2 3-3 बार के मंत्री, कई बार के मंत्री भी उनके साथ अ, परिषद में हैं, उन सबको वो सब रिपीट करके या जो नए शपथ लेने वाले हैं उनको एक शिक्षा-दीक्षा दे कर के सबको मानसिक रूप से मजबूत करना कि आपको सेवा का अवसर तो दिया जा रहा है, पर आपको किस तरीके से शुचिता के साथ, सतर्कता के साथ, सजगता के साथ और डेडिकेशन के साथ जिस दिशा में देश को हम ले जाना चाह रहे हैं, उस दिशा में आपको पूरी तरीके से 100% अपना देना है। वो सारी चीज़ें पहले से वो समझाते हैं। लेकिन इस मौके पर मीडिया जो तमाम तरह की अटकलबाजी, कयासबाजी लगाता है, उसको नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण करने वाले सहयोगियों के दर्शन भी हो जाते हैं। क्योंकि वीडियो भी आ जाते हैं सामने, जैसे ये वीडियो आज सामने आ गया। तो इससे पता चल जाता है देश को कि भई शपथ ग्रहण कौन-कौन करने जा रहा है और कौन-कौन नहीं करने जा रहा है। ख़ास तौर से मेरी निगाह इस बात पर थी कि चूँकि इसी साल महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और बिहार के चुनाव भी अब दूर नहीं रह गए हैं, दिल्ली के भी जनवरी 2025 में होने हैं। तो दिमाग में ये बात थी कि साहब हरियाणा और महाराष्ट्र को किस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र से जो नाम सामने निकल कर के आ रहे हैं, उनमें नितिन गडकरी का नाम है। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, वो संघ के करीबी भी माने जाते हैं, विश्वास पात्र भी माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी भी उन पर बहुत भरोसा करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जितनी अहम भूमिका हाइवेज, एक्सप्रेसवेज और तमाम जो कार्य हुए हैं, उसमें नितिन गडकरी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो नितिन गडकरी फिर से शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पीयूष गोयल जो मुंबई नॉर्थ से बड़े अंतर से जीत करके आए हैं, वो नरेंद्र मोदी के दूसरे विश्वास पात्र हैं और इस बार उनको फिर से अहम भूमिका दी जाएगी। रक्षा खड़से जो एकनाथ खड़से की पुत्रवधू हैं और एकनाथ खड़से किसी समय भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के विरोध के चलते एक नौबत ऐसी आई कि भाजपा छोड़ कर के वो चले गए। आजकल एनसीपी में हैं, शरद पवार के साथ है, लेकिन इनकी जो पुत्रवधू है रक्षा, वो तीसरी बार जीती है और इस बार शपथ ग्रहण भी करने जा रही हैं। प्रताप राव जाधव जो एकनाथ शिंदे के करीबी हैं और उन्हीं की पार्टी के हैं, वो भी इस बार शपथ ग्रहण करेंगे। रामदास अठावले जो पिछली सरकार में भी थे और इस सरकार में भी हैं, हालाँकि इनका कोई जीत करके नहीं आया है और ये राज्यसभा से हैं, लेकिन चूँकि डॉक्टर अंबेडकर के समर्थक हैं और दलित राजनीति के चेहरे हैं, तो नरेंद्र मोदी इस बार फिर उनको शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। पुणे के पूर्व मेयर और इस बार जो जीते हैं 49 साल के हैं मुरलीधर मोहल, उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। और एनसीपी से किसको शपथ लेनी है, ये अभी तक एनसीपी तय नहीं कर पाई है। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल में से कुछ अंदरूनी झगड़ा है कि एक ही बर्थ मिल रही है, तो किसको शपथ लेनी है, किसको नहीं लेनी है, वो अभी सुलझा नहीं पाए हैं। मुझे लगता है कि इसमें अभी समय लगेगा।
तो महाराष्ट्र से जो चेहरे इस बार दिखाई नहीं देंगे, उनमें नारायण राणे का नाम आप प्रमुखता से अंडरलाइन करके चल सकते हैं। और ऐसा लगता है कि नारायण राणे को एक बड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए और साधने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल किया गया था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। तो इस बार जीतने के बावजूद उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। जो रक्षा खड़से हैं, ये रावेर से जीती हैं तीसरी बार। इसी तरीके से जो प्रताप राव जाधव हैं, वो बुल्ढाना से जीत करके आए हैं, शिंदे के करीबी भी हैं और उनके बारे में मैंने बता ही दिया है, मुरलीधर मोहल के बारे में, कि वो पुणे के मेयर भी रहे हैं और कारपोरेटर से लेकर के यहाँ तक कि उनकी यात्रा और अब केंद्रीय मंत्री। तो एक बहुत अहम फैसला है। दूसरा स्टेट जहाँ अब चुनाव होंगे इसी साल, हरियाणा। महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी लगभग साथ ही चुनाव होते हैं। सितंबर-अक्टूबर में वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं। और हरियाणा से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पंजाबी समुदाय से आते हैं, साढ़े 9 साल तक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी जगह पर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको करनाल से लोकसभा का टिकट दिया गया। वो जीत कर भी आ गए हैं, तो अब वो केंद्र में मंत्री बनेंगे। इसी तरीके से गुड़गांव से लगातार जीतने वाले राव इंदरजीत सिंह, जो एक ज़माने में कांग्रेस में हुआ करते थे और 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और तब से ही वो लगातार मंत्री हैं। इस बार ये देखना होगा कि क्या उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा या स्वतंत्र प्रभार का ही मंत्री बनाया जाएगा, राज्य मंत्री बनाया जाएगा। इस बार उनकी सीनियरिटी है, तो ऐसा लगता है कि इस बार उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। फरीदाबाद से जीते कृष्णपाल गुर्जर को भी फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि हरियाणा से किसी जाट को जो है इस बार प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है और अ, उनकी जगह पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले चौधरी चरण सिंह के पौत्र और अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि जयंत चौधरी को क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है और कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाता है या राज्य मंत्री बनाया जाता है। चौधरी अजीत सिंह कई प्रधानमंत्रियों के साथ, अलग-अलग पार्टियों के साथ भी रह करके केंद्र में मंत्री रहे हैं, 4 बार मंत्री रहे हैं। वो मनमोहन सिंह के साथ भी रहे, वो पीवी नरसिम्हा राव के साथ भी रहे, वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी रहे। इस बार देखना होगा कि जयंत चौधरी को क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है और क्या रुतबा, यानी कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाता है या राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार उनको दिया जाता है या अभी केवल राज्य मंत्री बना करके किसी कैबिनेट मंत्री के साथ रखा जाता है। तो ये मोटे तौर पर इन प्रदेशों की बात है, यानी महाराष्ट्र की और हरियाणा की। एक और महत्वपूर्ण जो राज्य है, वो है मेरी दृष्टि में बिहार। और बिहार वो स्टेट है जहां से भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट रही है लगभग। पिछली बार 40 में से 39 सीटें आई थी, इस बार थोड़ी सी घटी हैं, लेकिन फिर भी वहां का जो परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी का और सहयोगी दलों का, वो बेहतरीन रहा है। इस बार वहां से नित्यानंद राय बीजेपी की तरफ से शपथ ले रहे हैं, गिरिराज सिंह फिर शपथ ले रहे हैं और जो सहयोगी दल हैं, एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान आ रहे हैं, हम पार्टी की तरफ से जीतन राम मांझी आ रहे हैं और जेडीयू को 2 बर्थ दी गई हैं, 2 मंत्री पद दिए गए हैं, जिनमें लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ये कहा जा रहा था कि नीतीश का ये प्रेशर होगा, नीतीश का वो प्रेशर होगा, लेकिन वो सब प्रेशर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है।
2 ही मंत्री उनकी तरफ से शपथ ग्रहण करेंगे। टीडीपी की तरफ से भी 2 ही मंत्री आ रहे हैं, एक मोहन नायडू और दूसरे पी चंद्रशेखर पेमासानी। तो ये आपको वहां दिखाई देंगे। अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल रहेंगी। झारखंड से जो इनके पुराने सहयोगी हैं, आजसू के नेता चंद्र प्रकाश भी इस बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और कर्नाटक के जो इनके दूसरे सहयोगी दल हैं, जनता दल एस, पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। जो चेहरे इस बार आपको दिखाई नहीं देंगे, उनमें जो चुनाव भी जीत करके आए हैं और नहीं शामिल किए जा रहे हैं, उनमें अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से, नारायण राणे महाराष्ट्र से, अजय भट्ट उत्तराखंड से और कुछ और चेहरे जो पिछले मंत्रिमंडल में थे। इनमें स्मृति ईरानी जो चुनाव हार गई, अजय शर्मा, अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर खीरी से चुनाव हार गए, राजीव चंद्रशेखर वो भी अपना चुनाव हार गए, वो भी नहीं रहेंगे, आर के सिंह वो भी चुनाव हारे हैं, नहीं रहेंगे इस बार, निरंजन ज्योति हैं, सुभाष सरकार हैं, भारती पवार है, कपिल पाटिल है, राव साहब दानवे हैं, ये सब इस बार आपको मंत्रिमंडल में दिखाई नहीं देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं आपको कि शाम को हम 8:30 या 8:45 या 9 बजे के आसपास शपथ ग्रहण के बाद फिर अपडेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे। संभवतः अनुपम मिश्रा मेरे साथ रहेंगे, एक आध और सहयोगी जुड़ सकते हैं, एक आध और विश्लेषक जुड़ सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, तुरंत बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जुड़ करके आपको अपडेट दें। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।